हेलो गाइस, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ, जैसे पृथ्वी जो मूवमेंट करती है वो किस टाइप से करती है, उसकी वजह क्या है, उससे हमारे अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया हुआ है कि पृथ्वी 2 टाइप से मूवमेंट करती है, यानी कि एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। एक परिक्रमा करती है, एक घूमती है, यानी कि एक ही स्थान पर घूमना, दूसरा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी परिक्रमण करना, इधर 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 परिक्रमा करना। तो आइए इसको हम संक्षेप में समझते हैं। जस्ट अ मिनट। घूर्णन गति। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर 24 आवर्स में पश्चिम से पूरब की ओर एक घूर्णन पूरा कर लेती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। अर्थात ये अर्थ है, ये इसका अक्ष है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। एक दिन में जो एक दिन होता है हमारा, 24 घंटे में पृथ्वी कंप्लीट कर लेती है। तभी एक दिन में 12 घंटे 12 में डिवाइड करते हैं, तो दिन और रात होता है। ये अर्थ रोटेशन का अक्षांश की लंबाई और 24 आवर्स के अकॉर्डिंग उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति का मान सबसे अधिक है, क्योंकि विषुवतीय अक्षांश की लंबाई सबसे अधिक है। शायद ये तो आपको इजीली समझ आ गया होगा, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विषुवतीय रेखा ये कोई अर्थ है, उसकी लंबाई यहाँ पे सबसे अधिक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे कम। ये घूर्णन है। जबकि ध्रुवों के पास घूर्णन का मान सबसे कम है, क्योंकि वह अक्षांश की लंबाई सबसे कम है। जैसे कि मैंने बोला था सबसे कम है, तो वही सेम एक लॉजिक लगा के भी आप इन सब कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के इस घूर्णन गति के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम इसके इफ़ेक्ट वगैरह को जानने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है, मतलब पृथ्वी जब एक स्थान पर अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है। आप एक इमेजिन करिए, एक बॉल को या किसी भी चीज़ को, वो अपने एक स्थान पर घूमेगा तो क्या होगा। दिन और रात का होना, समय का एहसास होना, खगोलीय पिंडों के पूरब से पश्चिम की गति प्रतीत होती है। यानी कि पृथ्वी तो हमें पश्चिम से पूरब, हम नीचे से यहाँ से पृथ्वी को देखेंगे तो हमें पश्चिम से पूरब दिखेगी, लेकिन हम यहाँ से कोई उल्का पिंड वगैरह हम जब दिखेगा तो वो पूरब से पश्चिम प्रतीत होता है। महासागरों में एक नियमित समय अंतराल पर ज्वार का आना, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट है हमारा भूचुंबकत्व की उत्पत्ति, कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति, पृथ्वी की आकृति का निर्धारण। ये सब हम आगे अभी संक्षेप में जानेंगे, इसलिए यहाँ पे इतना हाइपर होने या जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आके हम बहुत अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा परिक्रमण, जो हमने अच्छे से समझ लिया, पृथ्वी के घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन। अब हम दूसरे समझने का प्रयास करेंगे पृथ्वी की परिक्रमा यानी किसी भी चीज़ की परिक्रमा। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी हमारे चीज़ की परिक्रमा, जैसे किसी भी कोई भी स्थान है, जैसे कि ये कोई पार्क है, हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, या हम किसी और चीज़ को भी ले सकते हैं। जो हमारे धार्मिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे भी हम कई जगह पे परिक्रमा करना होता है, तो हम मतलब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। वही है, तो उसके इफ़ेक्ट वगैरह हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार वृत्ति पथ पर सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, जिसे पृथ्वी की परिक्रमा गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। इस गति के निम्न प्रभाव होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पृथ्वी जो हमारे मौसम वगैरह प्रभाव तो हम अभी पढ़ेंगे ही। तो फिर परिक्रमा का हमने समझा कि पृथ्वी परिक्रमा करने में कितने 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, यानी बहुत लंबा टाइम लेती है। लेकिन जब पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी कि अपने अक्ष पे घूमती है, तो वो 24 घंटे यानी एक दिन का टाइम लेती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब लंबे टाइम के लिए वो घूर्णन अपने परिक्रमा करेगी तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, घूर्णन करेगी तो इफ़ेक्ट कम हो रहा है।
यानी दिन और रात हो रहा है। तो लेकिन जब लंबे टाइम के लिए करेगी तो सीज़न में चेंजेस आते हैं, यानी मौसम में ये परिवर्तन आते हैं। तो देखते हैं क्या इसके प्रभाव है। लीप वर्ष का होना, जैसे कि लीप वर्ष का हम बोलते हैं 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है। क्यों होता है? क्योंकि देखो 365 पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 365 दिन 6 घंटे। अब 6 6 6 6 ये पूरा 24 होता है। इस 24 को हम 29 एक दिन एक्स्ट्रा के लिए फैब में ऐड किया गया है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि फैब में क्यों ऐड किया गया, लेकिन ये सब टॉपिक से बाहर का है, इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन, जैसे कि बताया था मैंने, सीजन चेंज होते हैं। उपसौर और अपसौर होना, यानी कि उपसौर या अपसौर में इस आपको मैं अपने तरफ से समझाने का प्रयास करती हूँ कि शायद आपको इजीली समझ आ जाए। पृथ्वी अपसौर, यानी कि पृथ्वी जैसे सूर्य से काफ़ी दूर, सबसे दूर होगी उस दिन 4 जून को। उपसौर यानी पृथ्वी जिस दिन सूर्य के काफ़ी करीब होगी, जो 3 जनवरी को होता है। अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ याद करने का। जैसे कि अपसौर है, जैसे हम अप डाउन करते हैं तो अप मीन्स दूर जाना, अप डाउन मीन्स बैठना। सो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अप यानी दूर। सो अपसौर यानी कि दूर होगी जिस दिन वह 4 जून को होगी, और उपसौर होगा तो वो 3 जनवरी को होगा, यानी पृथ्वी उस दिन सबसे करीब होगी। सो इसके आगे कॉन्सेप्ट हम अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को न्यूज़ के लिए हम बता रही हूँ। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, यानी सूर्य का उत्तरायण यानी कि सूर्य जो है वो जस्ट मिनट, अर्थ, ये जैसे विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो सूर्य कभी विषुवत रेखा पर होता है तो कभी कर्क रेखा पर होता है, कभी मकर रेखा पर। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो उत्तरायण होना, और जब दक्षिण मकर रेखा पे होगा तो दक्षिणायन होना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। और नेक्स्ट, ध्रुव के ऊपर 6 महीने का दिन और रात होती है। ये भी इजी है, जैसे कि ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे सन है, यहाँ कर्क, यहाँ और मकर रेखा। अगर सन यहाँ होगा तो इक्वल होगा, लेकिन जब सन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे शैडो कम पड़ेगी। तो यहाँ 6 महीने रात, 6 महीने दिन, यहाँ 6 महीने दिन होगा, यहाँ 6 महीने रात। अगर सूर्य यहाँ सन यहाँ होगा तो यहाँ पे 6 महीने रात होगी, इधर 6 महीने दिन होगी। सो बस यही ये पॉइंट कहना चाहता है। नेक्स्ट हमारा है दिन की लंबाई में अंतर। सो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा, जैसे पहले ही मैंने बताया था, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयतन कहते हैं। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक और रात सबसे छोटी होती है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत होता है। शायद ही आपको समझ आया, और यानी दिन की लंबाई सबसे लंबी होती है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में यही दिन सबसे छोटा हो और रात सबसे लंबी होगी, क्योंकि वहाँ विंटर सीजन होगा और यहाँ समर सीजन चल रहा है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक और रात सबसे छोटी होती है, जबकि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत होगा। अभी हम ये सब एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो आप लोग बस अभी रफली इसको समझने का प्रयास करिए। 21 सितंबर और 23 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है, जिसे विषुव कहते हैं। इस तारीख को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। तो इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से। सो ये सन है। सो 21 मार्च, मैं आपको इसमें भी एक बार इजीली समझने का प्रयास करती हूँ, जैसे कि 21, 21, 22, 23। सो आप ये भी आपको याद होगा इससे, 21, 21, 22, 23। सो थोड़ा तो अपना भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो 21 मार्च को जो सन है वो सीधा विषुवत रेखा पर पड़ रहा है। तो यहाँ जैसे कि हमने पढ़ा कि 21 और 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं,
तो वही यहाँ पे देखा गया है। यहाँ शीत ऋतु है, यहाँ पे भी दोनों पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। तो वही अब 21 जून जहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो यहाँ पे जैसे कि हमने जाना, यहाँ पे 6 महीने दिन होगा, 6 महीने रात, क्योंकि यहाँ पे सन की जो शैडो है वो बहुत कम पड़ रही है, बहुत ही रेयर, या तो पड़ ही नहीं रही है क्योंकि तिरछा हो जा रहा है इस वजह से। और यहीं 22 दिसंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर ऋतु, जब हमारा 25 दिसंबर उधर मनाया जाता है वो ग्रीष्म ऋतु की खुशी में मनाया जाता है, जो सेलिब्रेशन लोग करते हैं। सो शायद ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो सन है वो मकर रेखा पर होता है और इधर शैडो जो है सन की नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे 6 महीने रात होती है और यहाँ पे 6 महीने दिन होता है। तो ये सन अपनी गति से परिक्रमा कर रहा है, जैसे परिक्रमा कर रहा है, जहाँ यहाँ सीजन्स चेंज हो रहे हैं। ये हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे समझ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो।